अस्सलाम वालेकुम बच्चों, इस लेक्चर के अंदर हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स करने हैं। ठीक है। अच्छा, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यानी वो ड्रग्स जो कि स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करते हैं। ठीक है, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं। स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में ना बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स और हमारे पास स्पाज्मोलिटिक्स होते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स डिस्कस करने हैं। अब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के नेम से आइडिया लगाएं कि न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यानी जो हमारे पास न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन आ रही है वो मसल्स तक नहीं जाएगी, हम उसे ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, दो इसकी क्लासिफिकेशन होती हैं। एक होता है नॉन डीपोलराइजिंग जो कि हमारे पास डीपोलराइज नहीं करेंगे, और एक होता है डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम इन दोनों के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए ना पहले एक नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो रहा होता है। अब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में क्या पड़ा हुआ है, ये आपके पास है एक मोटर न्यूरॉन और ये आपके पास है स्केलेटल मसल। तो मोटर न्यूरॉन से हमारे पास ना फर्ज करो सिग्नल आया कि हमारे पास यहाँ से न्यूरॉन से सिग्नल आ रहा है, मसल्स को कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, तो यहाँ से जब सिग्नल आएगा न्यूरॉन के थ्रू तो मसल्स में पड़ा होता है सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर एसिटाइलकोलिन विच इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो ये जो एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है ये यहाँ से रिलीज होता है और रिलीज होने के बाद स्केलेटल मसल्स पे पड़े होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। द एसिटाइलकोलिन बाइंड कर जाता है इन निकोटिनिक रिसेप्टर्स के साथ और बाइंड करने के बाद ये करा देता है सोडियम आयन की इन्फ्लक्स। जब सोडियम अंदर ज़्यादा आता है, सोडियम अंदर ज़्यादा आने से अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हुआ, बाहर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। जब अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, स्केलेटल मसल को पता चल गया कि एक्शन पोटेंशियल आ गया। तो स्केलेटल मसल में क्या होगा कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल, ये रिलीज होने लग जाता है कैल्शियम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ द मसल रिलीजेस कैल्शियम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल आया और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होना शुरू हो गया। जब कैल्शियम रिलीज होगा तो कैल्शियम क्या करता है, वो एक्टिन मायोसिन जो फिलामेंट्स हमने पढ़े थे उन एक्टिन मायोसिन फिलामेंट से बाइंड करता है और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। बाकी जो एक्सेस यहाँ पे एसिटाइलकोलिन भरा होता है, इस एक्सेस एसिटाइलकोलिन को डीग्रेड करता है कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ठीक है, तो कोलिन एस्ट्रेज नाम याद रखना, ये वो एंजाइम है जो बाकी यहाँ पे जो एसिटाइलकोलिन भरा होता है ना, इस एसिटाइलकोलिन को डीग्रेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अब हमारे पास ड्रग्स। अच्छा, सबसे पहले आता है हमारे पास नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यानी नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये क्या करते हैं, अब इनके नाम से पहले अंदाज़ा लगाएं, नॉन डिपोलराइजिंग यानी इन्होंने मसल को डिपोलराइज नहीं करना। अब ये क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है द नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स ये बेसिकली कम्पीट विद द एसिटाइलकोलिन, यानी ये एसिटाइलकोलिन से कम्पीट करते हैं, लड़ाई करते हैं कि एसिटाइलकोलिन कहता है मैंने बाइंड होना है, ये उससे कम्पीट करके कह रहे होते हैं नहीं मैंने बाइंड होना है। ठीक है, अब नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके जब बाइंड हो जाते हैं तो बाइंड करने के बाद ये ब्लॉक कर देते हैं रिसेप्टर को। ठीक है, तो दे कम्पीट विद द एसिटाइलकोलिन एंड देन ब्लॉक द रिसेप्टर। ठीक है, ब्लॉक द निकोटिनिक रिसेप्टर। जब निकोटिनिक रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएगा तो ब्लॉक होने की वजह से क्या होगा कि सोडियम आयन अंदर नहीं आ पाएगा। सोडियम देखो वापस जा रहा है। ठीक है, तो सोडियम अंदर नहीं आ पाएगा। जब सोडियम अंदर नहीं आएगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था नॉन डिपोलराइजिंग एजेंट का। नेक्स्ट आ जाते हैं डीपोलराइजिंग एजेंट। अब जो डीपोलराइजिंग एजेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, डीपोलराइजिंग एजेंट में एग्जांपल लेते हैं सक्सिनाइलकोलिन की। ये बेसिकली ना मिमिक कर रहे होते हैं या एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं एसिटाइलकोलिन के। कैसे, ये जाके ना एसिटाइलकोलिन की तरह ही इस निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बाइंड करने के बाद ना उसे रोकते नहीं है, ख़त्म नहीं करते, ब्लॉक नहीं करते उसके रास्ते को। ये जाके निकोटिनिक रिसेप्टर को ओपन कर देंगे जैसे नॉर्मल एसिटाइलकोलिन ओपन करता है, लेकिन ओपन करने के बाद सोडियम की इन्फ्लक्स कराना शुरू कर देते हैं और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। लेकिन इनका मसला पता है क्या है कि ये आसानी से ना इस रिसेप्टर से उतरते नहीं हैं। जब इस रिसेप्टर को ये छोड़ेंगे नहीं, इस रिसेप्टर को ओपन रखेंगे, इस रिसेप्टर को ऑक्यूपाई रखेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारे पास ना रिसेप्टर्स की डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है। डिसेंसिटाइजेशन ऑफ रिसेप्टर का मतलब है कि अगर एक
ड्रग या कोई भी मॉलिक्यूल या कोई न्यूरोट्रांसमीटर किसी रिसेप्टर के ऊपर बार बार आके लगे या कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर लगा रहे, वो जो रिसेप्टर है ना वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूसली इसके ऊपर बाइंड करने की वजह से इतना ज़्यादा सोडियम अंदर आ जाता है कि जो मेम्ब्रेन है वो प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन फेज़ में चली जाती है और फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट को, ठीक है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, यानी मसल रिलैक्स हो गया। तो ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था डिपोलराइजिंग एजेंट का। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं इनके रिवर्सल की तरफ, ठीक है, कि रिवर्सल कैसे होता है। इनके रिवर्सल के लिए ना सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि जो कोलिनेस्ट्रेज था वो क्या कह रहा था, कोलिनेस्ट्रेज एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करता है ना, उसे डिग्रेड करता है। अच्छा, ये है आपके पास एक न्यूरॉन और ये आपके पास मसल, ठीक है। अब ये मसल के ऊपर निकोटिनिक रिसेप्टर्स बने हुए हैं। अब होता क्या है कि हमारे पास एसिटाइलकोलिन आके यहाँ पे बाइंड कर रहा था, ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या कर रहा था, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा था। इसके रोकने के लिए ना हमने जो ड्रग दिए थे ना, उन ड्रग्स के अंदर हम पहले देख लेते हैं जो नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग है, हम यहाँ लिख लेते हैं D4 ड्रग। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, एसिटाइलकोलिन ने एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कराना है, लेकिन ये जो ड्रग हमने दिया है ना, इस ड्रग ने अंदर जाके जब लगना है ना रिसेप्टर के साथ, तो इसने एक्शन पोटेंशियल को रोकना है, इसने एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होने देना। अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास इस रिसेप्टर के अंदर सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर एसिटाइलकोलिन जोन है वो पड़ा हुआ है। जो कोलिनेस्ट्रेज है ना, कोलिनेस्ट्रेज ने इस एसिटाइलकोलिन को इनहिबिट करना है, ठीक है, रोकना है, डिग्रेड कर देना है। अब एसिटाइलकोलिन अगर कम होगा तो यहाँ पे जो ड्रग है वो जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाएगा और बाइंड करने के बाद एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, ना ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी मसल रिलैक्स हो जाएंगे। अब ये नॉर्मल एक मैकेनिज्म चल रहा था जब हमने एक ड्रग दिया था। अगर हम एक काम करें कि हम जो सा ना ये कोलिनेस्ट्रेज जो कि इस एसिटाइलकोलिन को ख़त्म कर रहा था ना, हम इस कोलिनेस्ट्रेज को ही ख़त्म कर देते हैं, यानी हम कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स देते हैं। कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स क्या करेंगे, वो जाके इस कोलिनेस्ट्रेज को ख़त्म कर देंगे। जब कोलिनेस्ट्रेज ख़त्म हो गया तो एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस सिनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। जब एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है तो एसिटाइलकोलिन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये जो ड्रग है वो कम एक्ट करेगा, सारे रिसेप्टर्स पे जाके एसिटाइलकोलिन लग जाएगा। जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक मैकेनिज्म होता है जो कि हम इस ब्लॉकेज को, ड्रग की ब्लॉकेज को रिवर्स करने के लिए देते हैं। तो जो पहली लाइन है, द एक्शन ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स जैसे रोक्यूरोन या मेट्राक्यूरियम वगैरह इज़ रिवर्स्ड बाय, अगर हम क्या करें, बाय नॉर्मल ट्रांसमीटर, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा कर दें, एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स का जो एक्शन है वो कम हो जाएगा। तो अब न्यूरो ट्रांसमीटर यानी एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा करने के लिए हमने क्या किया, हमने कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर नियोस्टिग्मिन या पाइरिडोस्टिग्मिन दे दिया, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, अगली बात आती है कि ये तो एक बात होगी एक नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स की। अब डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के केस में क्या होता है, ये आपके पास है न्यूरॉन और ये है आपके पास मसल, ठीक है। अब ये एक रिसेप्टर है और ये एक रिसेप्टर है, निकोटिनिक रिसेप्टर। अब हमारे पास सक्सिनैलकोलिन फर्ज करो इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हुआ है, ठीक है, सक्सिनैलकोलिन इधर लगा हुआ है। सक्सिनैलकोलिन क्या करा रहा है, कॉन्टीन्यूसली सोडियम अंदर भेजी जा रहा है और फ्लैसिड पैरालिसिस उसने कराई हुई है। अब इस सूरत के अंदर अगर हमने कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर दिए पेशेंट को, और कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स देने की वजह से क्या होगा कि कोलिनेस्ट्रेज ख़त्म हो जाएगा, यानी एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हो गया। अब एसिटाइलकोलिन भी क्या करता है, वो भी जाके इन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड कर जाता है। जब एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है तो एसिटाइलकोलिन भी जाके सोडियम आयंस की इन्फ्लक्स कराना शुरू कर देता है, ठीक है। तो सोडियम एसिटाइलकोलिन भी अंदर भेजी जा रहा है और सक्सिनैलकोलिन भी अंदर भेजी जा रहा है। अब दोनों अंदर सोडियम भेजी जा रहे हैं तो कॉन्टीन्यूसली हमारे पास मज़ीद प्रोलॉन्ग डिपोलराइजेशन हो रही है और फ्लैसिड पैरालिसिस और ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो जो पहली बात लिखी हुई है कि पैरालिसिस प्रोड्यूस्ड बाय द डिपोलराइजिंग ब्लॉकर सक्सिनैलकोलिन इज़ इंक्रीज्ड बाय कोलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर्स। क्यों, क्योंकि एसिटाइलकोलिन ज़्यादा हुआ और वो जाके सक्सिनैलकोलिन के साथ जो रिसेप्टर्स हैं उन पर बाइंड किया और उसने भी सोडियम की इन्फ्लक्स करानी शुरू कर दी। इसके बाद आ जाता है थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद अब एसिटाइलकोलिन इस क्लेफ्ट के अंदर इतना ज़्यादा हो जाता है
कि वो सक्सिनैल्कोलिन को रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। यानी सक्सिनैल्कोलिन यहाँ लगा था, यहाँ पे एसिटाइलकोलिन लगा हुआ था। अब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हमने दे दिए हैं, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाकी सारे रिसेप्टर्स जितने भी है ना, वहाँ पे सक्सिनैल्कोलिन की बजाय एसिटाइलकोलिन ही जाके लगेगा। जब एसिटाइलकोलिन लगेगा तो वही जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म हो रहा था कि एसिटाइलकोलिन आगे जाके सोडियम की इन्फ्लक्स कराता है, ओवर एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराता है, वो हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क पता है क्या है कि जो सक्सिनैल्कोलिन है वो रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई रखता है, ज़्यादा देर के लिए खुला रखता है, बिल्कुल छोड़ता ही नहीं है, उसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन एसिटाइलकोलिन एक बार रिसेप्टर को ओपन करता है, सोडियम की इन्फ्लक्स होती है, डीपोलराइजेशन होती है, फिर वो उतर जाता है, फिर अगला एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर आता है, वो आके मतलब न्यूरोट्रांसमीटर आता है, वो आके रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करता है, अपना काम करता है, फिर अगला एसिटाइलकोलिन आ जाता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन बार बार उतर जाता है, लेकिन ये सक्सिनैल्कोलिन कॉन्टीन्यूसली एक रिसेप्टर को ऑक्यूपाई रखता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन, प्रोलॉन्ग डीपोलराइजेशन में चली जाती है। ठीक है, अच्छा लास्ट में एक ड्रग का नाम याद रखना है, सुगेमाडेक्स। जो सुगेमाडेक्स है ना, वो बेसिकली रोक्यूरोनियम का एंटेगोनिस्ट होता है। सुगेमाडेक्स क्या करता है, ये बेसिकली रोक्यूरोनियम के साथ बाइंड करके उसे रिलीज़ करा देता है, बॉडी से ना एक्सक्रीट कराता है। तो ये आपने याद रखनी है, ये है रिवर्सल ऑफ ब्लॉकेज।